नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहे। उनका हेलीकॉप्टर डीपीएस ग्राउंड में उतरा। यहां से सीधे सीएम योगी अरेल घाट पर तैयार हो रहे टेंट सिटी पहुंचे। उन्होंने टेंट सिटी की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सीएम योगी को तैयारियों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। 30 पैटर्न पुल तैयार किए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा स्वच्छ गंगा के दर्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदूषित पानी नदी में जाने से रोकने के लिए काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 बेड का एक अस्थायी अस्पताल स्थापित कर दिया। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहां पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाद चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहां पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहां पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहां पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी हैं। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है। ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं, युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा यहां पर अब तक जो कार्य किए गए हैं, खासतौर पर एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। और आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मां गंगा और मां यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जल राशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सिवर, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से भी, जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है और ये कार्य भी यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है।
केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी किया। इससे पहले पीएमओ ने बताया कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के कोने कोने में उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे युवा साथियों, मैं कल देर रात ही कुवैत से लौटा हूं। वहां मेरी भारत के युवाओं से, प्रोफेशनल्स से लंबी मुलाकात हुई, काफी बातें हुई। अब यहां आने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम देश के नौजवानों के साथ हो रहा है। ये एक बहुत ही सुखद संयोग है। आज देश के हजारों युवाओं के लिए, आप सबके लिए जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। पिछले एक दशक की पॉलिसीज को देखिए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दिल्ली में अगले साल फरवरी के महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। इसको लेकर दिल्ली की राजनीति काफी गर्म हो गई है। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने आरोपों की एक लिस्ट जारी की है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये आरोप पत्र जारी किए हैं।
आरोपों की लिस्ट में दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप पत्र की एक बुकलेट जारी की है। इसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 1200 से ज्यादा AQI रहने के कारण दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर बन गया। दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ का शराब घोटाला किया। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप पत्र में बताया गया कि दिल्ली में सड़क, पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। इन सब चीजों को लेकर दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार से दुखी है। आज चार्जशीट आप सबके सामने आई है। ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान, केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई थी और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाने का काम किया। इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। किसान दिवस पर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से 2023 के बीच केवल 7 वर्षों में कुल 2.61 लाख करोड़ डीबीटी विधि के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित किए गए। यह राशि विशेष रूप से गन्ना किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री ने हमेशा लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर किसान सम्मान निधि। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था,
और वह किसानों का मुद्दा था। उन मुद्दों को पहली बार भारत की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार की प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं, 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था। और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 बन गया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने क्रमवार पोस्ट में लखनऊ और सहारनपुर में चोरी और लूट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब ईज ऑफ डूइंग क्राइम में हुआ नंबर 1। इसी पोस्ट में यादव ने प्रदेश की राजधानी के चिन्हट इलाके में एक बैंक में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई चोरी की तस्वीर साझा करते हुए कहा, आज का एपिसोड लखनऊ का ओवरसीज बैंक, जहां लॉकर काटकर बहुमूल्य संपदा चोरी हुई। कल सहारनपुर में बैंक लूटा था। जौनपुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेत्री स्वाति सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। स्वाति सिंह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है, इस बार 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हर 12 वर्षों के बाद महाकुंभ होता है। योगी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी सरकार ने 2019 में अर्धकुंभ को सफल बनाया और अब महाकुंभ की तैयारी में जुटी है और हम सब अब धीरे धीरे बढ़ते अब महाकुंभ में आ गए हैं। प्रयाग का आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोग इस बार महाकुंभ में स्नान कर जाएंगे, अपने आप में सौभाग्य की बात है। ये हम सब पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में प्रयाग में महाकुंभ होता है और हर 12 साल पे महाकुंभ होता है और इस साल वैसे ही 2025 में महाकुंभ का आयोजन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि 2019 में उन्होंने जिस तरह से अर्धकुंभ की व्यवस्थाएं कराई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम महाकुंभ में आए और भी बृहद व्यवस्था हुई है। करोड़ों लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, माँ गंगा में स्नान करके जाएंगे संगम में। ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। जहाँ भगवान विराजमान है वो मुझे लगता है कि इंसान के रूप में हम लोग कुछ भी कहने लायक नहीं है। ईश्वर जो सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जहाँ ईश्वर का वास है वहाँ मुझे लगता है सुख और समृद्धि हमेशा ही रहता है। झांसी में नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में महापौर द्वारा स्मार्ट सिटी में 300 करोड़ रुपए के घोटाले की बात उजागर किए जाने के बाद इस मामले को लेकर सारे विपक्षी दल हमलावर हो गए। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में अपने तेवर साफ कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता रोहित सिंह पारिशा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। सपा स्मार्ट सिटी में घोटाला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। नगर निगम के घोटाले के संबंध में बीते दिन हमारे वर्तमान के मेयर द्वारा कथित 300 करोड़ के घोटाले को स्वीकार किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा सिर्फ उनको ज्ञापन देकर और माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देकर यही संदेश देना था कि ये कब तक कार्रवाई होगी। हमने बीते दिन भी 7 दिन पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा सबको सूचित किया था
चाहे वो नगर आयुक्त जी हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, और प्रशासन को भी सूचित किया था कि अगर 7 दिन के अंदर इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग नगर निगम के गेट के पास धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ताला क्यों ना लगे? इन लोगों को जनता के पैसे का हिसाब देना ही नहीं है। इन लोगों को इस चीज से कोई लेना ही देना नहीं है। यह 300 करोड़ घोटाला आज नहीं, यह कई वर्षों से चला आ रहा है घोटाले, और आने वाले समय पे भी घोटाले पे घोटाले होते रहेंगे। इसका जवाब लेकिन कोई नहीं देगा, ना इस पर कोई कार्रवाई करेगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरह प्रशासन और नगर निगम के लोगों ने बदतमीजी कर रहे हैं। मैं पिछले कई समय से और कई घंटे पहले नगर आयुक्त को लेकर कह रहा हूं कि आप आइए और ज्ञापन लीजिए, लेकिन कोई भी अधिकारी न ज्ञापन लेने आ रहा था, न मेरे सामने प्रस्तुत हो रहा था। तो मुझे गेट के सामने जबरदस्ती धरना देना पड़ा, और मेरे साथ जो बदतमीजी हुई वो आप सब लोग देख रहे हैं। ताला भी लगाया था, लाठी भी हुई, लाठी भी गाली भी दी मुझे, और बदतमीजी की भी मेरी। गृह मंत्री अमित शाह को गाली देने वाले सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सपा नेता ने गृह मंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने शहर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामवीर दिवाकर अपने बयान में इस कदर बहक गए कि उन्होंने गृह मंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। रामवीर दिवाकर ने कहा कि वे अमित शाह का पुतला फूंकने आए थे, लेकिन पुलिस ने उनका पुतला छीन लिया। उसके बाद गुस्से में उन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। खबर मथुरा से है, जहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के कारण 4 महिला श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल भीड़ के दबाव के कारण श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हो गई, जिसको लेकर मंदिर में मौजूद डॉक्टरों की टीम ने सभी का उपचार कर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ से आए दिन भक्तों की तबीयत खराब हो रही है। भीड़ के दबाव को देखते हुए जिसको लेकर मंदिर प्रबंधन ने एडवाइजरी भी जारी की है। मुरादाबाद में मुस्लिम बहुल इलाके में 54 साल पुराने शिव मंदिर में एक विशेष प्रार्थना समारोह आयोजित किया गया। स्वामी यशवीर महाराज ने अनुष्ठान का नेतृत्व किया। स्थानीय पुलिस समुदाय ने फूलों की वर्षा करके सम्मान दिखाया। कार्यक्रम के चलते सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में कड़ी निगरानी के साथ पुलिस बल तैनात किया गया। रांची की सड़कों पर इन दिनों एक अदृश्य आतंक फैला हुआ है। यह आतंक है ट्रैफिक चालान का। राजधानी के हर प्रमुख चौक चौराहों पर लगे यातायात नियंत्रण कैमरे से यह चालान काटा जा रहा है। जो लोग वाहन चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें चालान काटे जाने की सूचना मोबाइल पर दी जाती है और जुर्माना अदा करने का नोटिस भेजा जाता है। यह अभियान इतनी तेजी से चल रहा है कि रांची की सड़कों पर वाहन चलाने वाला हर व्यक्ति भयभीत है। लोग किसी न किसी नियम के उल्लंघन में पकड़े जा रहे हैं और उनका चालान काटा जा रहा है। रांची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वालों वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ऐसे चालकों के वाहन को पुलिस अब सीज करेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई। बिजनौर में इवेंट के नाम पर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान अपहरण करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड 25,000 रुपए के फरार मुख्य आरोपी लवी पाल को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस की टीमें जंगल में कॉम्बिंग कर रही आरोपी की तलाश में जुटी। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से तमंचा नकदी भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान के इवेंट के नाम पर अपहरण कर उनसे ऑनलाइन वसूली करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा था। गैंग का मास्टरमाइंड लवी पाल उर्फ सुशांत उर्फ हिमांशु पुत्र जयपाल तभी से फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें उसे लगातार यूपी सहित कई राज्यों में तलाश कर रही थी। देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली
कि आरोपी अपने मौसेरे भाई शुभम के साथ मंडावर रोड पर किसी से मिलने जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।